वेलकम गाइस। अच्छा, कल हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहा था ना। प्रेसिडेंट में हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पढ़ रहा था। इलेक्शन इलेक्शन में हम यही चीज़ बोला था आप लोगों को। क्या बोला था कि इसको कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज इसको इलेक्ट करता है, कंसिस्टिंग ऑफ, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या से बना होता है? एमपीज एंड एमएलएज। क्या वो भी क्या वाला? इलेक्टेड वाला। यही बोला था ना हम, इलेक्टेड वाला, नॉमिनेटेड वाला नहीं होता है। एंड अच्छा सुनो, कल हम ये बताया था कि एमएलएज तो स्टेट का होता ही है, और एक क्या बोला था हम? यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुदुचेरी एंड दिल्ली भी बोला था ना। लेकिन आपको ये भी ऐड करना है, कल का जो नोट्स है उसमें ये भी ऐड करना है कि जम्मू एंड कश्मीर भी अभी क्या हो गया, एक यूनियन टेरिटरी हो गया जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। तो इसको भी आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बताया था कि हम लोग बात कर रहा था कि इलेक्शन में ये क्या कहता है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 15,000, और 50 इलेक्टर्स उसको प्रपोजर एज ए प्रपोजर सब्सक्राइब करना है, एंड 50 इलेक्टर्स सेकेंडर्स बोल के उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है। अभी देखो, अभी एक चीज़ देखता देखो, जब हम लोग ये लोकसभा इलेक्शन होता ना, जब लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें आपको ये पता होगा कि आपका जो वोट का वैल्यू है ना, आपका जो वोट का वैल्यू है वो और पेमा खांडू का वोट का वैल्यू सेम होता है ना। वैल्यू एक ही होता है, सबका वन ही, समझ में आ रहा ना। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन में देखो क्या होता है, थोड़ा सा अलग है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ना थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है? देखो, हर एक देखो, दो चीज़ बोला है, एमपीज एंड एमएलएस, ठीक है। पहले हम लोग एमएलएस का वैल्यू देखिएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ए एमएलए। एक एमएलए का वोट का जो वैल्यू है वो कितना होता है वो देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसा हम लोग का जो एमएलए है, जैसा हम लोग का एमएलए पेमा खांडू हो गया, ठीक है। ये लो, पेमा खांडू हो गया, तो पेमा खांडू का जो एक वोट का जो वैल्यू होगा ना वो कितना है अभी हम लोग देखिएगा, ठीक है। फिर से यूपी में जो एक एमएलए है उसका वैल्यू अलग अलग होगा। ये अरुणाचल प्रदेश का है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो एमएलए है उसका जो वैल्यू है और यूपी का जो एमएलए है उसका वैल्यू अलग अलग होता है। क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यूपी का जो एमएलए का जो वैल्यू होगा ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो हायर होता, समझ रहा ना। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अचानक आ जाए पता नहीं, याद ही कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला को, वैल्यू ऑफ एमएलए, ठीक है, वोट ऑफ ए एमएलए, वो क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट बाय टोटल इलेक्टेड एमएलए। क्या बोला है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाय टोटल इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, इनटू 1/1000। ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखो, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा ट्राई करेगा कि अरुणाचल का कितना है, ठीक है। अरुणाचल में पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, सोच के देखो जल्दी। 13 लाख, अभी के लिए हम 13 लाख लिख रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो बढ़ गया होगा 13 लाख। हम लोग का इलेक्टेड एमएलए कितना है? 60, ठीक है, इंटू 1/1000, तो ऑलमोस्ट 21.6 आता है, ठीक है। आप अगर इसको करके देखिएगा ना तो 21.6 आता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो अरुणाचल का जो एमएलए है ना, एमएलए जैसा बामांग फेलिक्स हो गया, बामांग फेलिक्स का वैल्यू कितना है, वो उसका वोट का वैल्यू कितना है? 21.6। अगर हम लोग इसका निकालेगा, क्या कहता है,
यूपी का निकलेगा, तो ये बदल जाएगा, ये तो करोड़ों में, ठीक है, समझ रहा ना। तो ये भी ये 200 का आसपास में है कि नहीं, तो वो बदल जाता है। तो उन लोग का क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। वैल्यू ऑफ द, याद कर लो इसको, क्या वैल्यू कितना है एक एमएलए का, टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल एमएलए, ठीक है, इतना ही याद करो। ये तो होना ही है, ठीक है, ये जस्ट होना ही है, ये कम करने के लिए सिर्फ डिवाइड कर दिया टाइप का, ठीक है। सिर्फ इसको याद करो कि पॉपुलेशन बाई टोटल एमएलए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाई टोटल एमएलए ऑफ द स्टेट, ठीक है, सिंपल, इतना क्लियर है ना। तो ये हुआ मेरा एमएलए लोग का, ठीक है। अभी अभी तो बोला ना कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते समय एमएलए लोग भी करता है, इलेक्टेड एमएलए, और एमपीज भी करता है, बोला ना। तो अभी हम लोग एमपीज का देखिएगा, वैल्यू ऑफ एमपीज, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसका क्या है, इसको देखो बैलेंस किया है, इसको अभी के लिए याद करो, इसके बाद हम इसका पीछे का कंसेप्ट बताएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज, पूरा इंडिया का, ठीक है, होल इंडिया, पूरा इंडिया का जितना भी एमएलए है, सबका टोटल वैल्यू को मिला के वो जो ऊपर में होगा, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। अभी सुनो, देखो क्या बोला, ये तो आप समझ गया, एमएलए लोग का कितना होता है, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल इलेक्टेड एमएलए। एमपीज का वोट का वैल्यू कितना होता है, देखो कि जितना भी एमएलए, ठीक है, पूरा इंडिया में जितना भी एमएलए, सबका वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बार देखो, आप लोग बचपन में पढ़ा ना एलजेब्रा, एलजेब्रा में क्या पढ़ा, अगर कोई चीज़ ये अगर वो है, ठीक है, एक इक्वेशन है, तो ये इसको अगर हम उस साइड भेजना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा ना, क्योंकि ये डिवाइड में, कोई भी चीज़ इस साइड में डिवाइड होने से उस साइड अगर हम भेजेगा तो वो इनटू हो जाता है ना। तो इनटू होने से क्या होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ, ये जो उस साइड चला जाएगा, नंबर ऑफ एमपीज ना, इलेक्टेड एमपीज इनटू वैल्यू ऑफ ईच एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए। अभी ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए इधर हो गया, और इधर में क्या हो गया, नंबर ऑफ एमपीज इनटू वैल्यूज ऑफ ईच एमपी ना। इसका मतलब क्या है, हर एक एमपी का जितना वैल्यू होगा इनटू नंबर ऑफ एमपी, मतलब ये भी तो क्या हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ एमपीज है कि नहीं, ये भी इक्वल टू टोटल वैल्यूज ऑफ एमएलएज हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि एमएलए का जो वैल्यू है और एमपीज का जो वैल्यू है, सेंटर और स्टेट का वैल्यू, ये इक्वल करा दिया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, ये ऐसा बनाया है कि एमपीज का जो वैल्यू है, टोटल एमपीज का और टोटल एमएलएज का, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, ऐसा टाइप का डिजाइन किया, समझ रहे हैं ना। तो ये क्यों किया है, देखो ये फेडरेशन है, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो ये एमएलए और एमपीज का वैल्यू को इक्वल रख रहा है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को अमेंड करते समय हम लोग को स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है, समझ में आ रहा है ना। कनेक्ट करना है, इसलिए आप जब भी पढ़ता ना कनेक्ट करना है, ठीक है। ये सब बात फिर कोई बताएगा नहीं आपको, इतना तक ही आपको याद करो बोल के छोड़ देगा, ठीक है, इसको याद करो बोल के छोड़ देगा, ये सब तो कोई बताएगा नहीं, ठीक है। ये हम बता रहे हैं, ध्यान दो, ठीक है। ओके, नाउ इतना तो आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है। ये जस्ट आपका कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हम बताया, ठीक है। आपका मेंस में आप कहीं पे इसको डाल सकता तो डालो, ठीक है, लेकिन आपको याद ये करना, ठीक है। ओके, नाउ देखो अभी हम लोग थोड़ा सा इधर जाएगा, देखो ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं
ये जो सिस्टम है इसको बोलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अभी पीपल लोग, बहुत आदमी लोग, पीपल लोग वोट किया एमएलएस को एंड एमपीज को भी, है कि नहीं? फिर ये एमएलएस एंड एमपीज लोग मिलके क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट को वोट कर रहा है। तो प्रेसिडेंट को जब वोट कर रहा है तो ये इन ए वे क्या कर रहा है? देखो एमएलएस लोग क्या है? मेरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है ना, और एमएलएस जब इसको वोट कर रहा है तो इन ए वे इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब भी क्या हो गया? प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड वो है, ठीक है, वो ये पोस्ट है, ठीक है, प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, और ये तो होता ही है। फिर आपको ये याद रखना कि इसमें जो सिस्टम यूज होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या बोला है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये सिस्टम फॉलो होता है। फर्स्ट क्या बोला है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये दो चीज हम बताए, ठीक है, ये दो चीज बोला है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है अभी हम बताएगा, ठीक है। पहले और एक चीज सीख लो, ये तीन चीज को एक साथ लिखो कि सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट अभी क्या है इसका मीनिंग? ये इसका मीनिंग तो आपको समझा दिया, ये दोनों का मीनिंग अभी हम समझाएगा, ठीक है। देखो क्या होता है, सपोज प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और उसमें सपोज 4 कैंडिडेट है, ठीक है, 4 कैंडिडेट है, 1 नाम, 2 नाम, 3 उसका नाम, 4 उसका नाम, ठीक है। तो सपोज आप एमएलए, ठीक है, तो आप क्या करेगा? आपको ये वाला जो कैंडिडेट है ना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या करेगा? देखो रुको, थोड़ा इसको बड़ा सा बनाता, नहीं तो फिर थोड़ा झंझट हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा सा बनाएगा, हाँ। आपको एक ऐसा पेपर मिलेगा, आप अगर एमएलए है ना, एमएलए एक पेपर मिलेगा, 1 2 3 4 4 कैंडिडेट है तो प्रेसिडेंट का, इसमें इसका नाम लिखा होगा, इसमें इसका नाम लिखा होगा, इसका नाम लिखा होगा, इसका नाम लिखा होगा, ठीक है। तो आपको सपोज ये वाला को आप प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेगा? इसमें 1 लिखिए, ठीक है। फिर आपको चॉइस देगा, सेकेंड किसको बनाना चाहता है, ठीक है, मतलब अगर ये नहीं बनने से सेकेंड आपका कौन होगा, चॉइस देता है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रेफरेंस होता है, ठीक है। तो ये जस्ट जान के रखो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या को बोलता है, वो समझाने के लिए कर रहा है, ठीक है, सिर्फ जान के रखो। प्रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप एमएलए तो आप क्या करेगा? इसको आप 1 दे दिया, फिर इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको बोला कि ये लास्ट होना चाहिए, ऐसा प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। तो फिर ऐसा ही और भी एमएलए लोग भी सेम प्रेफरेंस देगा, ठीक है। इसके लिए ये 1 होगा, सपोज ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ऐसा, ठीक है। ये किसी और का है, ठीक है। ऐसा ऐसा करके हर एमएलए और एमपी क्या करेगा? एमएलए और एमपी प्रेफरेंस देगा, ठीक है। प्रेफरेंस जब दे देगा तब क्या होगा? इसके बाद देखिएगा, पहले कैंडिडेट नंबर 1, ये सपोज कैंडिडेट नंबर 1 है, ठीक है, ये 1, कैंडिडेट नंबर 2 3 4, तो क्या करेगा? कैंडिडेट नंबर 1 को कितना प्रेफरेंस नंबर 1 मिला है वो देखेगा। देखो यहां में जो आदमी है, ठीक है, ये कैंडिडेट नंबर 1 था, तो ये 2 था, तो 3 था, तो 4 था, तो कैंडिडेट नंबर 1 को देखो इधर में सेकेंड प्रेफरेंस मिला ना, तो इसको नहीं गिनेगा। इधर में कैंडिडेट नंबर 1 को कितना मिला है, इसको गिना जाएगा, ठीक है। सपोज कैंडिडेट नंबर 1 को ऐसे ही एग्जांपल ले रहा है, ठीक है, सपोज 200 फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, ठीक है। कैंडिडेट नंबर 2 को सपोज 300 मिला। ये जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा है, हाँ, इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा हो भी सकता है, वो तो एग्जैक्टली कितना है टोटल नंबर ऑफ एमएलए हम मालूम नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो
कैंडिडेट नंबर को प्रेफरेंस नंबर में सपोज 100 मिला, कैंडिडेट नंबर 4 को सपोज कुछ मिला 500 मिला सपोज, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज होता है, इलेक्टोरल कोटा। अच्छा, इलेक्टोरल कोटा कितना है, वो क्या होता है वो पहले देखो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वैलिड वोट। वैलिड वोट, हाँ, कोई कोई लोग कभी कभी क्या करता है, ऐसा काट काट कुट के आ जाता है, ठीक है, पूरा हर चारों का चारों ऑप्शन में काट कुट के आ गया, तो वो इनवैलिड वोट हो गया, ठीक है। तो टोटल वैलिड वोट बाई 2 + 1। सपोज टोटल वैलिड वोट कितना था, सपोज 5 6 7 8 9 10 11 1100 है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होता होगा, मालूम है, ठीक है, लेकिन ये जस्ट एग्जांपल के लिए। तो टोटल वैलिड वोट सपोज 1100 है, बाई 2 कितना हो गया, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 2 10 5 2 10 0 550 551। तो 551 अगर किसी को मिल गया ना, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ये केस में देखो, किसी को भी 551 नहीं मिला है ना, ठीक है, किसी को भी 551 नहीं मिला है, तो उस केस में सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला वाला कौन है, थर्ड, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, थर्ड कैंडिडेट बाहर निकल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, थर्ड कैंडिडेट बाहर निकल जाएगा। इसका बाद क्या होगा, थर्ड कैंडिडेट को जो भी 1 दिया था ना, प्रेफरेंस नंबर 1 ना, ठीक है, उसका जो प्रेफरेंस नंबर 2 है, वो लोग जो फिर, हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना। अभी देखो, सुनो ध्यान से, इसको नहीं समझने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझने से थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नहीं समझने से भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये थर्ड वाला को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला जो कैंडिडेट है, उसको जो भी फर्स्ट दिया था ना, फर्स्ट ना, तो उसका जो वो आदमी लोग का, वो एमएलए एंड एमपीस लोग का जो सेकेंड ऑप्शन जो है ना, वो लोग को यहाँ पे वोट मिल जाएगा, ठीक है, वो लोग को वोट मिल जाएगा। जैसा सपोज ये वाला आदमी, अच्छा सपोज एक ये था एमएलए था, ठीक है, वो जो थर्ड वाला ऑप्शन में 1 मारा था ना, और इसको 2 मारा था, ठीक है, 3, और इसको 4 मारा था, ठीक है। तो ये वाला जो एमएलए है, ये जो थर्ड वाला को 1 मारा था, तो थर्ड वाला को जब 1 मारा था, तो इसका ये जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये उल्टा 1 हो जाएगा, ये सेकेंड जो 1 हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला कैंडिडेट को ये एक वोट मिल जाएगा, इधर में वोट एक एक्स्ट्रा हो जाएगा इसका वजह से, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सबका चेक होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये सिस्टम को बोलता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये ट्रांसफर हो रहा है ना, ये 2 जो अभी उसका सेकेंड फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। सिंगल एक एक करके सिंगल, ठीक है, एक एक करके ट्रांसफर होगा वोट, जो समझ में आ रहा है ना। तो सिंगल है और ट्रांसफरेबल वोट हो रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से सुनो, ठीक है, बाद में इसको ये बैक करके, ठीक है। लेकिन नहीं समझने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, सिर्फ लेकिन ये याद रहना है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है एंड सीक्रेट बैलेट होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। और एक चीज़ आपको जो हमको आपको याद करो बोला, ये है इलेक्टोरल कोटा। लेकिन ये यूजुअली नहीं पूछता है, ठीक है, ये यूजुअली नहीं पूछता है, लेकिन भी तो ऐसे ऐसे करके करके क्या होगा, इलेक्टोरल कोटा अगर सेकेंड टाइम में निकल गया ना, तब वो प्रेसिडेंट हो जाएगा। और तब भी सेकेंड राउंड में भी नहीं निकला है, तो फिर थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड में क्या होगा, वही होगा जो लास्ट, जिसका सबसे लास्ट सबसे कमती मिला है ना, वो फिर कट जाएगा, फिर कम होते जाएगा, ठीक है। ऐसा होते 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 जब तक इलेक्टोरल कोटा नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहे, ऐसा है, ठीक है। लेकिन ये उतना समझने जरूरी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ याद करो, ठीक है। इलेक्टोरल कोटा कितना है, टोटल वैलिड वोट्स बाई 2 + 1, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर। अच्छा, तो ये था प्रोसेस। तो प्रोसेस को अभी हम
बता दिया, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जब भी अगर कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ भी अगर ये होगा ना, क्या होगा, डिस्प्यूट्स होगा, ठीक है। तो डिस्प्यूट्स, तो जब भी डिस्प्यूट्स होगा ये किसका पास जाएगा, ये डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट का पास जाएगा, ठीक है। किसी का पास नहीं जाएगा, पार्लियामेंट किसी का पास नहीं जाएगा, ये चुपचाप सुप्रीम कोर्ट का पास जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता, ओके। अचानक आपको क्वेश्चन पूछेगा ना ये एपीएससी एग्जाम में, ठीक है, क्या बोलेगा कि कस्टोडियन ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, पूछने से क्या होगा, ऑप्शन में बहुत कुछ दिया होगा, प्रेसिडेंट दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट दिया होगा, पार्लियामेंट दिया होगा, फिर ये क्या करता है, इसका क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया होगा। तो किसको टिक मार के आएगा, कस्टोडियन बोला है तो आपको सुप्रीम कोर्ट टिक करके आना है, ठीक है। कस्टोडियन या गार्जियन, ठीक है, गार्जियन बोलने से भी आपको सुप्रीम कोर्ट में ही मार के आना है, ठीक है। गार्ड करने वाला, गार्डियन, ठीक है। कस्टोडियन, ठीक है, कस्टडी वाला, ठीक है। तो कस्टोडियन एंड गार्जियन कौन है, मेरा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आपको अगर लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा हु इज डिफेंडर, अचानक बोल दिया डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल देने से आपको सुप्रीम कोर्ट मार के नहीं आना है, क्या मार के आना है, प्रेसिडेंट मार के आना है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तीन चीज है प्रेसिडेंट का, डिफेंडर तो है ये, प्रोटेक्टर भी है, अगर प्रोटेक्टर बोलने से भी प्रेसिडेंट है, एंड प्रिजर्वर या प्रोटेक्टर या डिफेंडर अगर पूछेगा ना तो आपको प्रेसिडेंट मार के आ जाना, ठीक है। सिंपल है ना, सिंपल, ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है, देखो प्राइम मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर है, अगर वो लोग जब आता है ना नया नया, ठीक है, तो वो लोग को ओथ लेना पड़ता है, ठीक है। हम देश के लिए ये करेगा, देश के लिए अच्छा सोचेगा, ये सब बात होता है, ठीक है। अच्छा बातें ये ओथ में होता है, लेकिन अच्छा काम करता नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ओथ जो होता है वो जो प्राइम मिनिस्टर ये लोग का कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करता है, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट साहब का ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, ये पूछ देगा, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब का ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका प्राइम मिनिस्टर भी दिया होगा, ठीक है। आप बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर मार के आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सपोज ये नहीं है, सीजेआई नहीं है, ठीक है, अचानक मर गया, लेकिन प्रेसिडेंट को तो एडमिनिस्टर करना पड़ेगा ओथ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज उसको एडमिनिस्टर करेगा। फिर छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, आपको सबको पता होगा ये तो, टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, 5 years, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट साहब को अगर रिज़ाइन करना है, ठीक है, तो रिज़ाइन करेगा तो किसको ये लेटर देना है, वाइस प्रेसिडेंट को लेटर देना है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को बताना है कि आई एम गोइंग टू रिज़ाइन, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट भी जब रिज़ाइन करता है तो प्रेसिडेंट को देना पड़ता ना, तो इतना क्लियर है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कोई इंडिया में कोई प्रेसिडेंट ये फिर से इलेक्ट हो सकता है क्या, री इलेक्ट हो सकता है क्या, तो आंसर होगा यस, ठीक है। कितना बार, जितना बार भी, ठीक है, जितना बार भी, एनी नंबर ऑफ टाइम्स लिख लेना, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कभी कभी आपको यूएसए का बारे में पूछ लेगा, यूएसए में री इलेक्ट हो सकता है क्या, हो सकता है, ठीक है। जैसा अभी देखो डोनाल्ड ट्रंप
प्रेसिडेंट ही था ना, लेकिन फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा ना अभी भी, ठीक है, इसलिए वहाँ भी इलेक्ट हो सकता है। बट आपको ये याद रखना कि यूएसए में सिर्फ 2 बार ही बन सकता है, उसका बाद और नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब सपोज डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी जीत गया, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। ओके और अच्छा, और ये चीज़ हम पहले बता चुके आपको। जब वो ये होगा ना, जब वो अपना ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस, ठीक है, ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस, उसका अगेंस्ट में क्या नहीं चला सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकता, ये हम आपको बताया, ठीक है। वह जब तक ऑफिस का अपना टर्म का अंदर में ना 5 साल खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तब उसका अगेंस्ट में क्या नहीं चला सकता है, क्रिमिनल ये प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकता है। तो इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं करा सकता, ठीक है। ओके, इसको बोलता है इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी है, ठीक है, इसका क्या है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी। तो लीगल लायबिलिटी का अगेंस्ट क्या है, इम्यून है, ठीक है, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसका अगेंस्ट में कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो ये रेस्पेक्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब मेरा क्या है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो जब वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको अरेस्ट करके ले जाएगा, ये तो हम लोग का जो हेड ऑफ द स्टेट है, पूरा इंडिया का जो हेड है सबसे बड़ा, ठीक है, उसको अरेस्ट करना तो फिर बहुत डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करता है, इसलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकता जब तक उसका खत्म नहीं होगा टेन्योर, ठीक है। अच्छा, तो बहुत लोग ये चीज़ को जानते ही है, इसलिए एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि सिविल प्रोसीडिंग्स, वो तो क्या था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, क्राइम राइम का अगेंस्ट में, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकता है क्या, सिविल प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है, बट आफ्टर 2 मंथ्स प्रायर नोटिस पहले देना पड़ेगा कि आपका कोई सिविल प्रोसीडिंग्स आपका अगेंस्ट में शुरू होना है। मतलब सपोज कुछ एक लैंड केस हो गया, ठीक है, लैंड, वो प्रेसिडेंट साहब का लैंड है, तो यहाँ से सपोज वो पहले किसी का ले लिया था, ठीक है, इतना ले लिया था, तो इसका अगेंस्ट में ये तो क्रिमिनल चीज़ नहीं हुआ, क्रिमिनल नहीं बोलेगा ना इसको, ये तो सिविल प्रोसीडिंग हुआ ना। तो सिविल प्रोसीडिंग्स में आफ्टर नोटिस ऑफ 2 मंथ्स, यस, सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकता है, ठीक है, इनिशिएट कर सकता है। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। अभी हम लोग इम्पीचमेंट के बारे में बात करेंगे। इम्पीचमेंट माने हटाना, ठीक है। शायद हम कल ही बताया था आपको कि इंडिया का केस में इम्पीचमेंट और यूएसए का केस में इम्पीचमेंट अलग अलग है। यूएसए का केस में इम्पीच हो जाने से भी रिमूव नहीं होता है, ठीक है, रिमूव होने के लिए फिर से और भी बहुत कुछ करना पड़ता है यूएसए में, ठीक है। तो इम्पीचमेंट होने के बाद फिर रिमूव भी कर सकता है, लेकिन इंडिया का केस में क्या है, इम्पीच हो गया मतलब वो रिमूव ही हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये कौन सा आर्टिकल में, आपको याद करना है 61, ठीक है, 61, आर्टिकल 61 में। और कौन सा ग्राउंड में आप इसको इम्पीच कर सकता है, फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल ही हम एक बात बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात किसको मानना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन फिर नेक्स्ट जो रिकंसिडर्ड वाला जो आया है ना, उसको मना नहीं कर सकता है, वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और इसको नहीं मानने से प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा है बोला जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा, और उस केस में फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड, ठीक है, सिंपल। ओके, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस अभी हम लोग देखिए, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसा इम्पीचमेंट होता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई भी हाउस से शुरू हो सकता है, ठीक है। कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर ऑफ द हाउस, ठीक है, आइदर ऑफ द हाउस। लोकसभा से भी कर सकता है, राज्यसभा से भी कर सकता है। सिंपल है, ठीक है। ओके, फिर जैसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्रेसिडेंट साहब को एक रिकंसिडरेशन करने के बाद इसको एक वो दे दिया, ठीक है, एक एडवाइस दिया, फिर भी ये नहीं माना है, तो इसका अगेंस्ट में क्या बोलेगा, कुछ सपोज लोकसभा से शुरू है, और वो ये लोकसभा में बोलेगा कि प्रेसिडेंट साहब जो रिकंसिडर्ड वाला चीज़ को नहीं माना है, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, इसलिए वी आर चार्जिंग, ठीक है, वी आर चार्जिंग प्रेसिडेंट ऑफ क्या, ऑफ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कोई भी हाउस में क्या होगा, पहले एक चार्ज शुरू होगा, ठीक है, और वो चार्ज को ऐसा नहीं कि दो आदमी आ गया बोलेगा कि प्रेसिडेंट ऐसा किया है, लेट्स रिमूव आवर प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। एटलीस्ट वो चार्ज को कितना लोग साइन करना पड़ेगा, इट शुड बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर, टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, ठीक है। एटलीस्ट 1/4 लोग उसको साइन करना पड़ेगा वो चार्ज को, ठीक है। सपोज अभी के लिए 550 सोचो, ठीक है, 550 का 1/4 कितना होता है, 4 1 जा 4 15, 4 3 जा 12, 13 14 15 30, 4 9 4 जा 30, 8 4 जा 32, 7 4 जा 28, तो 137, मतलब 137 पॉइंट समथिंग था, तो इसलिए 138 ले रहे हैं। तो एटलीस्ट 138 लोग इसको हाँ ये चार्ज है बोल के साइन करना पड़ेगा, तब जाके इनिशिएट होगा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को ऐसे निकाल देना इतना इजी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, उसको डायरेक्ट निकाल देना इतना आराम से फुटबॉल जैसा लात मार देना इजी नहीं होना चाहिए बोल के ये सब डाला है, ठीक है। अभी तक हम जितना बोला है क्लियर है ना। ओके, तो फर्स्ट देखो इसमें क्या बोला, फर्स्ट तो क्या बोला हम कि इट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेस, ये बोला है। सेकेंड हम क्या बोला, द चार्ज मस्ट बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये इनिशिएट करने से पहले ना आप प्रेसिडेंट साहब को 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, 14 डेज 2 हफ्ता प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, कि प्रेसिडेंट साहब आप गलती किए, आपका अगेंस्ट में हम लोग एक चार्ज इनिशिएट करने जा रहा है, ठीक है, ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने जा रहा है, इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करने जा रहा है, तो ऐसा 14 डेज करना पड़ेगा, ठीक है। उस दौरान प्रेसिडेंट का मर्जी वो रिजाइन भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि रिजाइन करने से क्या होता है कि वो जो रेस्पेक्टफुल एग्जिट होता है, क्योंकि इम्पीच हो गया तो फिर वो तो थोड़ा बहुत नाक कट गया टाइप हो गया ना, ठीक है, इसलिए ऐसा टाइम देता है, ठीक है, 14 डेज। ओके तो इतना तक तो क्लियर है ना, इतना तक क्लियर है। अभी देखो ये 3 चीज़ क्लियर होना, और एक चीज़ क्लियर होना, प्लस ये क्या चीज़ क्लियर होना कि एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी मिलना ही है, ठीक है, क्या बोला, 2/3 मेजोरिटी मिलना ही है। सपोज लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा से पास हुआ है, तो इसमें 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाना चाहिए कि हाँ ये प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, ही वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, सो ही मस्ट बी इम्पीच्ड, ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट हाउस में इतना से पास होना है, सेकेंड हाउस में भी उतना से ही पास होना है, 2/3, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। जब ये दोनों पास कर दिया, फर्स्ट देखो हम बोला है राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, ठीक है, राज्यसभा इधर लोकसभा ऐसे भी हो सकता है, बताया है, ठीक है, आइदर ऑफ द हाउस से शुरू हो सकता है। तो जब ये दोनों ही 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया ना, देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड हो गया, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक है, मतलब फर्स्ट
हाउस एंड सेकेंड हाउस दोनों ही 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया तो हो गया, ख़त्म, इम्पीच। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, नाउ मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग को हम बताया था, क्या बताया था कि देखो हम ये बताया था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना, इलेक्शन में कौन कौन ये नहीं करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? नॉमिनेटेड मेंबर, बताया था ना, नॉमिनेटेड मेंबर। अभी मेरा क्वेश्चन है कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर लोग है ना, क्या ये इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? आप लोग लिखना है तो लिख लो, कैन नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस? ठीक है, सोच के देखो। ठीक है, नॉमिनेटेड वाला लोग क्या ये इम्पीचमेंट प्रोसेस में ये कर सकता है क्या, पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? सोचो सोचो। इलेक्शन में तो नहीं कर सकता है, ये तो आपको हम बता दिया। तो आपको ये मालूम रहना है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस में ये लोग नॉमिनेटेड होने से भी ये लोग कर सकता है। ठीक है, यस, इसका आंसर यस होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मजा बात ये है कि इलेक्शन में नॉमिनेटेड वाले लोग को करने नहीं मिला था, लेकिन एमएलए लोग को करने मिला था ना, एमएलए लोग को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने मिला था। लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में एमएलए लोग को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा ना? उल्टा हो गया, नॉमिनेटेड वाला लोग को इधर में नहीं मिल रहा था, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में मिल रहा था। एमएलए लोग को यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में नहीं मिल रहा है। देख रहा है? समझ में आ रहा ना? तो इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है ना? ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन आपको, ये तो आपको हम पहले बता चुका है। क्या बता चुका है? कि अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो कौन बनेगा प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट। वी नो। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होने से कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी क्लियर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनने से कौन बनेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना। ये तो हम लोग को मालूम। लेकिन सपोज प्रेसिडेंट अभी भी है, लेकिन उसका अगर टर्म खत्म हो गया, ठीक है, टर्म ओवर हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा केस में प्रेसिडेंट कौन होगा? ये मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोचो, ठीक है, वहीं से आंसर देना, नहीं तो आप लोग का दिमाग में नहीं बैठेगा। कौन प्रेसिडेंट होगा अगर टर्म एक्सपायर्ड हो गया ना, तो कौन होगा? तो आपको ये याद रखना है कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, यही प्रेसिडेंट ही कंटिन्यूज टू बी प्रेसिडेंट। ठीक है, सिंपल। और इलेक्शन जो है विद इन 6 मंथ होना ही है। ठीक है, विद इन 6 मंथ इलेक्शन हो जाना चाहिए, टर्म एक्सपायर हो जाने के बाद। ठीक है, सिंपल। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा पावर्स देखिएगा। ठीक है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। क्या क्या पावर्स? बहुत सारा पावर्स है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, तो बहुत सारा पावर्स है। एक एक करके देखिएगा। ठीक है, देखो बहुत सारा पावर्स है। देखो जैसा एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ये एग्जीक्यूटिव हेड है ना, ये तो प्रेसिडेंट। फिर लेजिस्लेटिव पावर भी है, वो भी अभी हम दिखाएगा। ठीक है, कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होके भी उसके पास लॉ बनाने का पावर है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या है? कि लॉ बनाने का पावर ना। एग्जीक्यूटिव पावर तो है ही, ठीक है, लॉ इंप्लीमेंट करने का पावर है, तो वो तो है ही, क्योंकि वो खुद ही एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है, फिर हम लोग देखिए कि जुडिशियल, उसका जुडिशियरी पावर। ठीक है, जुडिशियरी पावर जैसा प्रेसिडेंट साहब जो क्या है कि कोई अगर सपोज किसी को हैंगिंग वाला डेथ सेंटेंस मिल गया, तो प्रेसिडेंट साहब उसको माफ़ कर सकता है। ठीक है, ये सब पावर, इसको क्या बोलता है? जुडिशियरी पावर। ठीक है, फिर मिलिट्री पावर। ठीक है,
मिलिट्री पावर क्या है, देखो जो हम पहले बता चुके हैं, वार, पीस, ये सब कौन डिक्लेयर करता है, मेरा ये प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करता है। फिर हम लोग डिप्लोमेटिक पावर भी देखिएगा, ठीक है, क्या क्या है डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है। फिर इमरजेंसी पावर भी देखिएगा, इमरजेंसी पावर, वीटो पावर देखिएगा, ठीक है। तो पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतना ज़्यादा है, एक एक करके देखिएगा। फर्स्ट हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर। देखो आपको हम ये बताया था देखो आर्टिकल 53 में, ये शायद बताया था, हमको याद नहीं आ रहा। हाँ, आर्टिकल 53 में क्या बोला है कि जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है ना, जैसा हम आपको एग्जांपल भी बताया था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये जो हालांकि मोदी का काम किया वाला है, लेकिन नाम किसका आएगा, प्रेसिडेंट साहब का आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से आया, ये आर्टिकल 53 में आया, ठीक है। आर्टिकल 350 में बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है ना, वो जो प्रेसिडेंट का नाम पे आएगा, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में लिखना तो लिखो कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन हिज नेम, ठीक है, हिज और हर नेम, ठीक है, आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा लिखो, हिज और हर, ये सब झंझट हटाने के लिए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। सेकेंड एग्जीक्यूटिव पावर हम लोग ये देखिएगा कि ही अपॉइंट्स, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, और जितना भी मिनिस्टर्स है, ठीक है, एंड अदर मिनिस्टर्स। फिर हम लोग का ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है, ये भी प्रेसिडेंट साहब। तो ये सब उसका एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है ना। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, इसको भी कौन करता है, ये करता है। फिर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का चेयरमैन को करता है, ठीक है। फिर गवर्नर, फिर फाइनेंस कमीशन का जितना भी मेंबर्स है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का जितना भी मेंबर्स है। फिर हम लोग का ये, इसको क्या बोलता है, एजीआई बोलता है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, इन ए वे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉयर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेंस्ट में कोई केस करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बदला कौन लड़ेगा, ये लड़ेगा, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सबको कौन अपॉइंट करता है, मेरा प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। अभी आगे बढ़ रहा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर हम लोग देख लिया। फिर अभी हम लोग लेजिस्लेटिव पावर देखिएगा, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। देखो लेजिस्लेटिव पावर एक तो हम लोग पढ़ ही चुका है कि आर्टिकल 79 में क्या लिखा है कि पार्लियामेंट मतलब क्या है, पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेसिडेंट मेरा पार्लियामेंट का पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है, समझ में आ रहा है ना। और पार्लियामेंट मेरा क्या है, लेजिस्लेचर है कि नहीं, लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो प्रेसिडेंट भी उसी का पार्ट है। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना। नेक्स्ट, आपको ये पता होगा कि जब ये सपोज ये सेशन में नहीं होता ना, हम लोग का जो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता ना, तब तो फिर सपोज कुछ एक ऐसा इशू आ गया जिसमें एक लॉ चाहिए, तो लॉ कौन बनाता है, हमको पता है पार्लियामेंट बनाता है। लेकिन ये दोनों सेशन में नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट तो बच गया ना, तो प्रेसिडेंट लॉ उस समय में बनाता है, ठीक है। इसको बोलता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस कब बनता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कुछ एक लॉ जरूरी हो रहा है, तो उस समय में ऑर्डिनेंस पास करता है, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ये बोलेगा प्रेसिडेंट साहब को कि प्रेसिडेंट साहब ये ऐसा कुछ एक ग्रेव सिचुएशन है,
इसके लिए आप एक ऑर्डिनेंस पास करो, ठीक है। ऑर्डिनेंस मतलब ये कि लॉ बनाओ, ठीक है, उसको ऑर्डिनेंस बोलता है जब डायरेक्टली प्रेसिडेंट का थ्रू होता है, ठीक है। ओके, तो ऑर्डिनेंस पावर भी क्या है, मेरा लॉ मेकिंग पावर है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर है। फिर ओके, आपको ये पता होगा कि राज्यसभा में पहले में 12 आदमी ये नॉमिनेट करता है ना, पहले में नहीं, ये तो अभी भी नॉमिनेट करता है, ठीक है। राज्यसभा में 12 आदमी कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करता है। तो ये भी क्या हो गया, मेरा लेजिस्लेटिव पावर। क्यों? क्योंकि राज्यसभा से रिलेटेड है ना। अभी देखो, पहले लोकसभा में भी 2 आदमी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से ये नॉमिनेट करता था, ये आजकल हटा दिया। हाँ, ये आजकल हटा दिया, याद करो इसको, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से हटा है, 104th अमेंडमेंट एक्ट, ये हम पढ़ा चुका आप लोग, ठीक है। ओके, अभी हम लोग देखिए जुडिशियल पावर, ठीक है, जुडिशियल पावर या जुडिशियरी पावर। ओके, तो ये तो हम थोड़ा सा बताया था। ही कैन ग्रांट क्या क्या, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, कम्यूट, रेमिट, ठीक है। अभी इसका क्या मीनिंग है देखो पहले। क्या क्या है, पार्डन मतलब तो डायरेक्ट पार्डन, माफ कर दिया जा, ठीक है। रिप्राइव मतलब क्या है, टेम्पोररीली, ठीक है। रिप्राइव में क्या होता है, टेम्पोररीली क्या करता है कि जैसा एक औरत है, वो क्राइम कर दिया था, इसको बोला कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जेल बैठना पड़ेगा फॉर सपोज 10 ईयर्स, ठीक है। तो जब ऐसा बोला है, बाद में देखें तो इसका ये प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट को अप्रोच किया, हम प्रेग्नेंट है, हमको अभी जेल मत डालो। तो प्रेसिडेंट बोले होगा ठीक है, तुमको रिप्राइव दे रहा हूँ। रिप्राइव क्या होता है, ये टेम्पोररीली सस्पेंड कर देता, ठीक है। तो बाद में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके बाद जेल जाना। रेस्पाइट क्या है, रेस्पाइट क्या है, रेस्पाइट ये है कि आपको कम, जैसा 10 साल जेल था उसको 5 साल कर दिया, ठीक है, कम लेस कर दिया, ठीक है, कम कर दिया, ठीक है। कम्यूट में क्या होता है, कम्यूट में भी लेस ही होता है, ठीक है। ये दोनों का बीच में थोड़ा डिफरेंस आप लोग देख लेना, ठीक है, क्लियर से देख लेना क्या है। इसको हम बाद में लेकिन बताएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम बताने दिल नहीं हो रहा क्योंकि प्रेसिडेंट का बारे में हम लोग पढ़ रहे तो थोड़ा ज़्यादा ही वो हो जाएगा। रेमिट में क्या होता है कि इसमें भी लेसर पीरियड होता है, देखो। अच्छा, ये थोड़ा सा हम उल्टा गलती बोल दिया क्या, ये जो कम पीरियड जो करने वाला को बोलता है रेमिट, ठीक है, रेमिट बोलते हैं। इसमें लेसर पीरियड हो जाता है, ठीक है, टाइम कम हो जाता है, लेकिन वो सेम ही रहता है, ठीक है, वो सेम ही रहता है, वो जो जेल वो सेम ही रहता है। लेकिन ये इसमें रेस्पाइट और कम्यूट में क्या होता है, आपका पीरियड कम नहीं होता है, सेम, जैसा 10 साल का ही जेल था तो 10 साल का ही जेल होगा। लेकिन ऐसा होता है ना, कोई ये जो मतलब इसको क्या बोलता है, वहाँ पे जो जितना भी ये प्रिजनर है, तो वो लोग को किसी को काम करना पड़ता है, किसी को काम नहीं करना पड़ता है, ऐसा दो विभाजन है, ठीक है। तो सपोज 10 साल का 10 साल ही मिलेगा, लेकिन आपको वो काम करना नहीं पड़ेगा, ऐसा टाइप वाला होने से इसको क्या बोलेगा, रेस्पाइट, ठीक है। आप इसको ये लोग को एक बार ये कर लो, हाँ, आप लोग इसका डेफिनेशन देख लो, ठीक है, आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इतना तक क्लियर है ना। तो ये क्या है, मेरा जुडिशियरी पावर है कि पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट, कम्यूट, रेमिट, ये सब कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ओके, देखो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको जब ये कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, एंड जजेस को भी तो अपॉइंट कर रहा है ना, जजेस ऑफ, इनफैक्ट हाई कोर्ट का भी यही करता है ना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी, ठीक है, हाई कोर्ट भी। तो ये अपॉइंट कौन कर रहा है? मेरा प्रेसिडेंट साहब कर रहा है। तो वो जुडिशियरी से रिलेटेड है, इसलिए ये मेरा जुडिशियरी पावर। सिंपल है, सिंपल है। अभी हम लोग मिलिट्री देखिए, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में अभी भी बताए वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स ना, और इसलिए वो वार डिक्लेयर कर सकता है एंड पीस डिक्लेयर कर सकता है। जितना भी लड़ाई झगड़ा हो, पीस एंड वार कौन करेगा? डिक्लेयर प्रेसिडेंट साहब। जब प्रेसिडेंट साहब बोल दिया ना, आज ये चाइना और इंडिया वार हो गया, वो जब वो डिक्लेरेशन का बाद से ही उसको वार माना जाता है, नहीं तो वार नहीं माना जाता, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपना मर्जी से वार डिक्लेयर करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको बोला ही है क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एड एंड एडवाइस करना, उसका बात मानना होता है, उसका इसी का बात से ही वो वार डिक्लेयर करता है, ठीक है। अपना मन मर्जी नहीं करना है, ऐसा नियम है, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर क्या है इसका? कि जितना भी एग्रीमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जितना भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा या ट्रीटीज होगा, ठीक है, ट्रीटीज होगा, ये सब किसका नाम पे होगा? ऑन बिहाफ ऑफ, हालांकि प्राइम मिनिस्टर जाएगा, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है ये सब, हर चीज, ठीक है, जितना भी एग्रीमेंट होता है, ट्रीटीज होता है। सिंपल है ना। इमरजेंसी, अभी इमरजेंसी देखता है, ठीक है। तो 3 टाइप का इमरजेंसी होता है, आपको हम बता चुके हैं, 352, 356 एंड 360। 352 नेशनल इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी। एक्चुअली इसको स्टेट इमरजेंसी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही बोलने में बोल देता है, लेकिन एक्चुअली इसको बोलना है प्रेसिडेंशियल रूल बोलना चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब भी कौन करेगा? इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करेगा? मेरा प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करेगा। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। ओके, नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अभी लास्ट है वीटो पावर, ठीक है, वीटो पावर। देखो, ये एक बिल है, ठीक है, ये बिल लोकसभा ये और पास हो गया, ठीक है, ये पास हो गया लोकसभा से, फिर जाके राज्यसभा गया, फिर राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर राज्यसभा से ये प्रेसिडेंट साहब के पास गया। तो अभी ये प्रेसिडेंट साहब के पास कुछ ऑप्शंस होगा। फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि वो एसेंट दे देगा, गिव एसेंट, ठीक है, एसेंट दे दिया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि वो एसेंट नहीं दिया, विथ होल्ड कर दिया, ठीक है, विथ होल्ड हिज एसेंट, ठीक है, ये हो सकता है। और थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। ये 3 ही ऑप्शन है ना, और कुछ ऑप्शन है क्या? आप लोग को कुछ पता चल रहा है क्या? देख के देखो, ठीक है। रिकंसिडरेशन के लिए भी दे सकता है, एसेंट दे दिया तो चलो वो बिल क्या हो गया? पास हो गया, एक्ट हो गया, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये केस में ये एक्ट बन जाता, बिल जो अभी क्या हो गया? एसेंट मिल गया तो एक्ट बन गया। लेकिन अभी जब विथ होल्ड एसेंट करेगा ना, विथ होल्ड अगर कर दिया तब ऑप्शन क्या क्या है ये देखो। अच्छा, और एक चीज आप यहां पे याद रखना, जो रिकंसिडरेशन जो है ना, ये मनी बिल के लिए नहीं होता, ठीक है। नॉट मनी बिल क्या है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेगा, नॉट फॉर मनी बिल में तो आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज भी नहीं सकते, ठीक है, मनी बिल। अच्छा, तो आप लोग ये देखो, अभी एसेंट विथ होल्ड कर दिया, ठीक है,
ये केस में इसको बोलता है वीटो, ठीक है, वीटो पावर, इसमें वीटो पावर यूज होगा, ठीक है। जब भी एसेंट को वो विथ होल्ड कर दिया, इसको क्या बोलेगा, ये एक काइंड ऑफ क्या है मेरा, वीटो पावर, ठीक है। अच्छा देखो अभी ये जो रिटर्न करने का जो पावर है ना, ये भी वीटो का ही अंदर आता है, ठीक है, ये भी, इसको भी वीटो का अंदर ही आता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीटो कितना टाइप का होता है, ठीक है। ये दोनों केस को क्या बोलता है, ये दोनों केस को बोलता है वीटो। इसमें प्रेसिडेंट साहब अपना वीटो यूज किए ऐसा, ठीक है, अपना वीटो पावर यूज किया ऐसा, ठीक है। वीटो पावर अभी हम लोग देखिए कितना प्रकार का होता है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि सीधा सीधी कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं सुना है, विथ होल्ड, विथ होल्ड एसेंट, ठीक है। एक एसेंट मैंने पूरा एसेंट को वो कर दिया, मतलब एसेंट ही नहीं दिया, डायरेक्ट विथ होल्ड करके रखा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइप का ये है, अगर सपोज जैसा रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया ना, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, इसको बोलता है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। तो सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है। और अभी अभी बताया मनी बिल को सस्पेंसिव वीटो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। हाँ, तो ये आपको एग्जाम्पल में, एग्जाम में पूछ सकता है, कौन सा बिल को आप सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकता है, सीधा सिंपल आंसर, ठीक है, क्या, मनी बिल, ठीक है। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो में क्या होता है, ये जो ये प्रेसिडेंट साहब जो ये बिल को पेंडिंग में रखता है, ठीक है, बिल को पेंडिंग में रखता है फॉर इनफाइनाइट पीरियड, ना कुछ कर रहा है ना कुछ बोल रहा है, कुछ भी। इधर में तो एटलीस्ट डायरेक्ट बोल रहा है कि हम एसेंट नहीं देगा, ठीक है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट ऐसे रखा हुआ है, पॉकेट में घुसा दिया टाइप का ना, पॉकेट में लिया इसके घुसा दिया बिल को, ऐसा टाइप का, तो इसको बोलता है पॉकेट वीटो, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, कीप द बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, इनडेफिनाइट पीरियड, बहुत समय के लिए क्या करता है, पेंडिंग में रखता, ठीक है। और एक टाइप का होता है क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। अभी सुनो, आपको ये याद रखना, क्या याद रखना है कि ये तीनों जो होता है ना, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो, ये इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सॉरी इंडियन प्रेसिडेंट को अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल टू इंडियन प्रेसिडेंट, ये नॉट अवेलेबल टू इंडियन प्रेसिडेंट। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ देगा, क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो इज नॉट अवेलेबल टू इंडियन प्रेसिडेंट, तो क्वालिफाइड वीटो, ठीक है, ये आंसर है। क्वालिफाइड वीटो इंडिया के लिए नहीं, ठीक है, ये आपको यूएसए में मिलेगा, यूएसए जो प्रेसिडेंट है उसको मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग प्रेसिडेंट को यहीं ख़त्म करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, देखो हम लोग पार्ट 5 शुरू किया ना, पार्ट 5 शुरू किया, पार्ट 5 में हम लोग प्रेसिडेंट शुरू किया ना, नेक्स्ट हम लोग का पीएम आना चाहिए ऑब्वियसली ना, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव है तो बड़ा। लेकिन आपको ये पता होना है कि जब भी प्रेसिडेंट पड़ेगा ना, तो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द क्या, कंट्री ना, हेड ऑफ द कंट्री। तो लेकिन हेड ऑफ द, जैसा हेड ऑफ द छोटा वाला स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द अरुणाचल, ठीक है, स्टेट। अच्छा अभी के लिए, अभी से हम ऐसा लिखिएगा, HOS अगर लिखिएगा ना, बड़ा S अगर हम लिखिएगा ना, तो ये जो कंट्री वाला स्टेट है, हाँ, और HOS अगर लिखिएगा ना, तो ये स्मॉल लेटर वाला S है, तो ये स्टेट वाला स्टेट है, ठीक है, अरुणाचल स्टेट है, आसाम वाला स्टेट है, ठीक है, तो ये याद रखो, ठीक है। तो हेड ऑफ द ये छोटा वाला स्टेट क्या है, गवर्नर ना, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कि नहीं। फिर इस साइड में अगर पीएम है सेंटर में, तो इधर में कौन है, सीएम है।
इधर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इधर में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कि नहीं, ऐसा ऐसा। तो प्रेसिडेंट के बाद हम लोग को पीएम पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग गवर्नर पढ़ेगा, हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर का थोड़ा थोड़ा कुछ सेम है। तो सेम होने से क्या होगा कि उसको पढ़ने से ज़्यादा याद बैठेगा आप लोग का, ठीक है। सीधा सीधी पीएम पढ़ने से आप भूल जाएगा, जब तक गवर्नर आते आते आप भूल जाएगा, ठीक है। इसलिए कल हम लोग गवर्नर पढ़ेगा। हालांकि पार्ट 5 में ये पीएम सेकेंड नेक्स्ट होना चाहिए था, ठीक है। हम लोग कल पार्ट 6 पढ़ेगा। अभी से हम लोग क्या करेगा, थोड़ा जम्बल्ड अप फॉर्म में पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि जम्बल्ड अप फॉर्म में पढ़ने से आपका ज़्यादा याद रहेगा। प्रेसिडेंट का बाद गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर का बाद चीफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल, ऐसे ऐसे पढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो हम लोग आज के लिए यहीं रुकता है, ठीक है। आप लोग अच्छा से पढ़ो। होप ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम्स में भी और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने में भी। वी विल मीट सून। गॉड ब्लेस यू।